किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 6 मई 2023। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं और इसकी रिक्वायरमेंट अब सही समय है, इसकी ज़रूरत भी अब अभी हमें है। जो भी साथी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हों या रासायनिक फार्मिंग करते हों, दोनों के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोनों साथी लाभ अपना उठा सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे बीज भंडारण की। जैसा कि हमने लाइव प्रोग्राम में इस बारे में चर्चाएं भी की थी आप लोगों के बीच में, तो काफ़ी साथियों का मैसेज भी हमें प्राप्त हुआ कि इस विषय के ऊपर आप अपना एक वीडियो अवश्य बनाइए ताकि हम किसान साथी एक आसान तरीके से बीज भंडारण कर सकें और आगे उसका उपयोग हम अपने बोने में या खाने में सही ढंग से हो सके, ताकि हमें ज़्यादा रासायनिक उसमें ना डालना पड़े जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना पड़े, हमारे परिवार पर ना पड़े, या किसी को हम अनाज देते हैं उसके ऊपर ना पड़े। तो साथियों सबसे पहले का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे किसान साथी क्या करते हैं, जल्दबाजी में कम सूखा हुआ यानी पूर्ण रूप से नहीं सूख पाता है वो अनाज, जल्दबाजी में उसकी कटाई हार्वेस्टिंग करवा देते हैं और उसमें नमी बरकरार रहती है। नमी चेक करने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं। उस दाने को मुंह में लीजिए और दांतों से उसको दबाइए। अगर वो दबेगा, रबड़ की तरह दबेगा, तो ये समझ लीजिए कि हल्का दबेगा तो नमी कम है और पूर्ण दबेगा तो नमी ज़्यादा है। अगर वो दाना टूट जाएगा तो उसमें नमी नहीं है। वहाँ पर हमारा फार्मर एक सबसे बड़ी गलती करता है ये कि जल्दबाजी में उसको पके पहले ही हार्वेस्टिंग उसकी कर लेता है, या तो मौसम की मार से डरते हुए या फिर जल्दी अच्छा भाव उनको मिले इसके चक्कर में वो हार्वेस्टिंग कर लेता है। दूसरा गलती क्या करता है फार्मर, उसको सीधा फिर प्लास्टिक के बोरों में डाल के और उसका भंडारण कर देता है। उसको बाज़ार में नहीं जाना होता है तो प्लास्टिक के बोरों में भंडारण उसका कर देता है। उस वजह से क्या होता है कि उसमें नमी मोक्ष जो भी था वो बाहर नहीं निकल पाता है। वो उसी में एक पसीना टाइम में, जैसे हमें पसीना आता है, इस टाइम में गीलापन उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है और वो दाना काला होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसमें एक फंगस आ जाती है और फंगस के बाद उसके अंदर इलियाँ और जिसको घुन बोलते हैं उनका प्रकोप उसके ऊपर हो जाता है। तो ये समझिए अगर उनका प्रकोप स्टार्ट हो गया समय पर, अगर उनको नहीं देखभाल हम कर पाए तो वो पूरे अनाज को नष्ट कर देती हैं, उसके अंदर कुछ भी बचता नहीं है। इससे किसान को काफ़ी बड़ा लॉस होता है। एक जहाँ पर हम भंडारण करते हैं वो जगह साफ़ सुथरी नहीं होती है, वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें पड़ी होना या काफ़ी जाले वगैरह वगैरह होना इत्यादि अगर वहाँ पाया जाए तो वहाँ भी अनाज का भंडारण आपको नहीं करना चाहिए। या तो उसकी सही ढंग से साफ़ सफाई आप करवाइए ताकि बाहरी कीट उसके ऊपर ना लग पाए। दूसरा, अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप अनाज का भंडारण करें तो जब भी आप मशीन से हार्वेस्टिंग करते हैं उस अनाज को कम से कम 30 डिग्री या 40 डिग्री तापमान में 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए उसको फैला के सुखाने का प्रयास करें ताकि उसके अंदर जो नमी है वो नमी बाहर आ जाए। यानी 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तापमान में उसको सूखने दीजिए। उसमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे वो अलग मैटर है, और वो सूखने के बाद उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो ना के बराबर हो जाएगी। और कोई कीट भी अगर उसके ऊपर लगा हुआ है, इस तरह का फंगस टाइप या बैक्टीरिया टाइप कोई भी कीट है, तो वो तेज़ तापमान की वजह से मर भी जाएगा। 2 फायदे होते हैं इसमें। फिर हम उसका भंडारण करने के लिए जाते हैं।
भंडारण का सबसे पहला तरीका क्या है, जब बीज को हमने सुखा लिया तो स्प्रेयर की जो मशीन होती है आपकी, स्प्रेयर की जो मशीन होती है उसमें 100% वेस्ट डिकम्पोजर आप डालिए, 100% वेस्ट डिकम्पोजर डालिए और बिल्कुल हल्का हल्का पूरे जो फैलाया हुआ अनाज आपका है उसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए और उसको हाथों से अच्छी तरह मिला दीजिए और उसको 1 दिन के लिए फिर छाँव में छोड़ दीजिए। ऐसे फुहारे के द्वारा जब आप उसके ऊपर करेंगे तो वो ज़्यादा गीला नहीं होगा, हल्का बहुत गीला होगा, हल्का बहुत, और वो ठंडी छाँव में उसको आप रखेंगे तो वो आराम से हवा की वजह से ही इस मौसम में आसानी से सूख जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगला भंडारण करने का तरीका, काफ़ी किसान साथी प्लास्टिक के कट्टों का उपयोग करते हैं, वो आप कतई ही ना करें। सबसे पहले ध्यान रखने वाली, अगर अनाज को लंबे समय तक आपको सुरक्षित रखना है तो प्लास्टिक के कट्टों में जिसमें यूरिया, डीएपी, पोटाश, एमएनपी इत्यादि जो भी आता है तो उनके अंदर उसका भंडारण कतई ही ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। आपको भंडारण करना है तो जूट की जो बोरियां आती हैं जो आपने देखी है उसके अंदर उसका भंडारण कीजिए और भंडारण करने के बाद उनको आप सही तय वाइज लगाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हल्की बहुत नमी भी उसके अंदर होगी तो जूट की बोरी के माध्यम से वो बाहर निकलती रहेगी। उससे आपके जो अनाज है उसके अंदर पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा तो उसमें फंगस नहीं आएगा, फंगस नहीं आएगा तो उसमें इल्लियाँ पैदा नहीं होंगी और इल्लियाँ पैदा नहीं होंगी तो हमारा अनाज सुरक्षित रहेगा। अब रह गई यहाँ तक की बात। दूसरा भंडारण करते हैं किसान साथी लोहे की टंकियों में। उसमें भंडारण करने का तरीका मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। जब भी आप उसमें भंडारण करें तो उस लोहे की टंकी को कम से कम 3-4 दिन के लिए बाहर धूप में रखें। उसकी अच्छी तरह साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई करने के बाद उसको अंदर रखें। फिर नीम की हरी पत्तियाँ तोड़ के लाएं। नीम की हरी पत्तियाँ तोड़ें आप और नीचे पूरी कम से कम 3 इंच की सतह पर वो नीम की पत्तियाँ लगाइए और उसके ऊपर अनाज डाल दीजिए। जब 2 कुंटल अनाज डल जाए तो फिर आप वो पत्तियाँ लगाइए, फिर अनाज डाल दीजिए। फिर 2 कुंटल और डाल दिया तो उसमें फिर पत्तियाँ लगाइए, फिर अनाज डालिए। लास्ट टाइम आप फिर पत्तियों से उसको ढक दीजिए और उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आप देख पाएंगे कि पूरे साल, 2 साल, 3 साल जब भी आप उसको निकालेंगे तो वो अनाज वैसे का वैसा आपको मिलेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका है हींग। अगर आपके पास अनाज ज़्यादा मात्रा में है तो आप बाज़ार से हींग लेके आइए। कम से कम 250 ग्राम हींग 10 क्विंटल अनाज को आसानी से आप यानी उसके लिए भंडारण के लिए रख सकते हैं। तो 250 ग्राम हींग आप बाज़ार से ले आइए और लाने के बाद आपको क्या करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको बनाने हैं। 20-20 ग्राम के टुकड़े बनाइए, कपड़े में बांधिए। कपड़े में बांधने के बाद नीचे 2 टुकड़े आपको डालने हैं जो कपड़े में आपने बांधे हैं, लोहे की टंकी में करते हो तो उसमें डाल दीजिए। फिर ऊपर से 2 कुंटल डाल दीजिए, फिर 2 टुकड़े और उसके डाल दीजिए हींग के। फिर तिबारा 2 टुकड़े और, चौथी बार 2 टुकड़े और। 10 से 12 कुंटल के आसपास होती है तो उसमें क्या होगा कि लास्ट जो आपका बचेगा उस पर आप 2 टुकड़े और रख दीजिए। हींग एक ऐसा औषधीय है कि वो किसी कीट को आपके उसमें नहीं आने देगा। काफ़ी फार्मर क्या करते हैं, उसके अंदर सल्फास की गोलियां लगाते हैं। सबसे खतरनाक दवा जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को इतना हानिकारक करती है जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते। सल्फास की गोली की वजह से कैंसर का प्रकोप सबसे अधिक बढ़ता है और उसका जो असर है, सल्फास की गोली का जो असर है वो काफ़ी समय तक रहता है और उसमें इतनी भयंकर स्मेल आती है कि अगर किसी इंसान को सल्फास की 10-15 गोलियां अगर खुली छोड़ के कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो आधे घंटे में ख़त्म हो सकता है। इतना भयंकर जहर होता है। उसको किसान साथी डालने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिल्कुल कतई ही आप ना करें। हो गया आपका जो लोहे की टंकी में आप यूज़ करते हैं।
कुछ किसान साथी जैसे हम मैंने जूट की बोरियां बताई, जूट की बोरियों में केवल 3 टुकड़े हींग के आप डाल दीजिए, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर, और उसको सिलाई करने के बाद लगा दीजिए। उस अनाज को आप बोने के लिए निकालिए या खाने के लिए निकालिए, वो अनाज वैसे का वैसा मिलेगा जैसा आपने उसमें लगाया था। एक तो उस अनाज के अंदर कोई फंगस नहीं आएगी, कोई उसमें इल्ली नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का उसके अंदर जीव जो जैसे जिसको घुन हम बोलते हैं, पूरे अनाज के छेद कर देती है, यानी उसमें आर-पार चली जाती है वो, तो वो अनाज को पूरा ख़त्म कर देती है। वो उसके अंदर नहीं पनपने देगी और हमेशा के लिए हमारा अनाज वो सुरक्षित होगा। और जैविक फार्मिंग करने वाले साथी जो हैं, वो तो बीज का भंडारण करना उनके लिए अति आवश्यक है। वो बाज़ार का हाइब्रिड बीज ना ही लें तो अच्छा है। मैं तो उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा। तो साथियों, मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर आप लोगों के बीच में फिर हाज़िर होंगे। किसी भी किसान साथी को इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके पूछ सकता है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।